नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सड़क, जिसे लिखा है श्री रामदरश मिश्र जी ने। कहानी आज की व्यवस्था पर व्यंग करती हुई है, जहाँ पे पंडितों की पंडिताई कई बार अपमानित होती है। गरीबी और भुखमरी के आगे कैसे सारे उसूल धरे के धरे रह जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सड़क। भर्र भर्र करती हुई एक जीप दुकान के सामने आकर रुकी। और चाय वाले, 4 कप चाय बनाना, कहकर एक आदमी 3 आदमियों के साथ दुकान के आगे पड़ी खाट पर बैठ गया और वे आपस में बनती हुई इस सड़क के बारे में बातचीत करने लगे। चाय वाले ने कोयले के चूल्हे पर खौलते पानी को पतीली में डालकर अंदाज से उसमें चाय, चीनी और दूध मिला दिया और कांपते हाथों से आंखें नीचे किए हुए 4 कप चाय तिपाई पर रखाया। ओहो, क्या वाहियत चाय बनाई है इस बुड्ढे ने, कहकर उस आदमी ने झटके से प्याला से चाय नीचे लुढ़का दी। शेष तीनों आदमियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन चाय सुड़कते रहे। अब जाकर चाय वाले ने आंख उठाई और क्रोध से बड़बड़ाते हुए उस आदमी ने भी चाय वाले को देखा और आश्चर्य से बोल उठा, अरे आप मास्टर साहब। और मास्टर चंद्रभान पांडे ने देखा कि वह आदमी और कोई नहीं, उसके इलाके के एमएलए जंग बहादुर यादव हैं। पांडे जी की आंखें शर्म से झुक गई और झुकी हुई आंखें पोर पोर फटी हुई खादी की धोती के बड़े बड़े सुराखों में उलझ गई। यादव जी ने एक ठहाका लगाया, अच्छा मास्टर जी, आपने अब यह धंधा भी शुरू कर दिया है। ठीक है, आदमी को कुछ न कुछ तो करते ही रहना चाहिए, पैसा बड़ी चीज है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिएगा मास्टर जी। फिर एक जोरदार ठहाका लगाया और साथ के लोगों ने भी ठहाके का अनुसरण किया। एक ने खुशामद के तौर पर कहा, अरे यादव जी, आपकी बदौलत जब इस इलाके में सड़क आ रही है तो न जाने कितने लोगों का पेट पलेगा। यादव जी ने 5 रुपए का एक नोट निकाला और मास्टर साहब की ओर बढ़ा दिया। मेरे पास खुले रुपए और पैसे नहीं है, मास्टर जी ने कहा। अरे तो रखिए ना, कौन आपसे पैसे वापस मांग रहा है। नहीं, मैं आपसे वैसे भी पैसे लेने का अधिकारी नहीं हूँ, आपने तो चाय पी ही नहीं। अरे तो चाय के पैसे कौन दे रहा है गुरुजी, इसे गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, रख लीजिए, काम आएगा। सुनकर पांडे जी तिलमिला गए, हाथ में 5 रुपए का नोट पकड़े मर्माहत से रह गए। उनके मन में क्रोध का एक बवंडर उठा। आंखों में हिकारत भरे हुए यादव जी की ओर बढ़े और 5 का नोट उनकी ओर फेंक कर चिल्लाए, यादव जी, ये अपने रुपए लेते जाइए, मैं भीख नहीं मांगता। लेकिन यादव जी जीप में बढ़ चुके थे। मुस्कुराकर पांडे जी और उनके द्वारा फेंके गए रुपए को देखा। जीप भर्र भर्र करके स्टार्ट हुई और उसकी धूल भरी हवा में नाचता हुआ नोट थोड़ी दूर जाकर गिर गया। कुछ देर तक नोट धूल भरी हवा में छटपटाता रहा और फिर शांत हो गया। पांडे जी उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और धूल झाड़कर नोट उठा लिया। आखिर क्या किया जाए। गोरे बदन, चौड़े माथे, श्वेत केश वाले पांडे जी खादी की एक जीर्ण शीर्ण धोती पहने और उसी का आधा भाग नंगे शरीर पर डाले हुए अपनी झोपड़ी के आगे पड़ी बेंच पर बैठे बैठे उदास हो चले थे। उनके चंदन चर्चित ललाट की सिकुड़न भरी रेखाओं में यादव जी की जीभ से उड़ी हुई धूल समा गई थी। सोच रहे थे, यादव उन्हें अपमानित कर गया। वह पहले ही कहता रहा कि यह काम उससे नहीं होगा। वह ब्राह्मण, पुराना कांग्रेसी, स्कूल का शिक्षक, क्या बुढ़ौती में छोटी जातियों के लोगों की तरह चाय पकौड़ी और सुरती बेचना ही उसकी तकदीर में रह गया था। उसने कितना मना किया, लेकिन अपनी संतान के आगे किसका वश चलता है। रमेश जिद कर बैठा और कुछ लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। पर पांडे जी उदास हुए, हाथ लगाकर देखा, खादी की धोती चूतड़ पर फिर फट गई थी। धोती क्या है, जैसे चीथड़ों का जोड़, खादी उन्हें बेपर्द करके छोड़ेगी। अब वह क्या करे। इसी धोती को वह इधर से उधर और उधर से इधर करके पहनते रहते हैं। सभी जगह से तो फट चुकी है, अब इधर से उधर करने की भी तो जगह नहीं बची। रमेश कहता है, छोड़िए खादी वादी पिताजी, मिल की धोती मजबूत और सस्ती होती है, वह इस तरह जगह बेजगह धोखा नहीं देती। वह कब से सुन रहे हैं रमेश की बात और सोचते हैं, ठीक ही तो कहता है रमेश, लेकिन अब क्या बदलना, अब तो जिंदगी बीत चली, इस बुढ़ौती में क्या नियम भंग करना। लेकिन वह कहाँ से खरीदे खादी की धोती। एक मोटी धोती भी 13-14 रुपए से कम में नहीं आती। फिर उसके साथ कुर्ता टोपी चाहिए, चादर तौलिया भी तो लगे हुए हैं।
इतने में तो मिल के मोटे कपड़ों के कई कई सेट आ जाएंगे और चलेंगे भी ज़्यादा। फिर भी जी नहीं मानता। अब जीना ही कितने दिन है। लेकिन जी के मानने न मानने का ही सवाल तो नहीं है। उन्हें स्कूल से रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए। खेत के नाम पर 3 बीघे खेत, वो भी बाढ़ ग्रस्त कछार के खेत। 6-7 आदमियों का गुजर बसर कैसे होगा। महेश तो पढ़ लिख कर परिवार सहित बाहर चला गया नौकरी करने। उसका खुद का ही गुजर बसर मुश्किल से होता है। छोटा लड़का रमेश बहुत ढकेलने पर भी 8वीं पार नहीं कर पाया। लिपट गया खेती बाड़ी में। उसके 3 बच्चे हैं। दोनों जून भरपेट खाना तो मिलता ही नहीं। ये खादी के कपड़े कहाँ से आए। दुकान के सामने की सड़क से लोग आ जा रहे हैं। पांडे जी ने एक झोपड़ी के पीछे जाकर धोती इधर उधर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उन्हें कोई गुंजाइश नहीं दिखी। उन्हें क्रोध हुआ है। इस ससुरी धोती को फाड़ फूड़ कर फेंक दे और नंगा हो जाए। अरे नंगा तो हो ही गया है। चाय की दुकान खोलकर कब नंगा हुआ है। हर परिचित आदमी एक व्यंग्यमय दृष्टि से उसे देखता है और अजब गजब सवाल करता है। और तिस पर यह यादव का बच्चा उसे इतना अपमानित कर गया। उसे इतना क्रोध आया कि इस यादव के बच्चे को फिर एक बार बेंच पर खड़ा करके उसके चूतड़ पर बेत लगाए। लेकिन अब तो वह एमएलए हो गया है, छात्र नहीं रहा। वह अपना क्रोध अपने भीतर ही दबाए सुलगने लगे। लेकिन उसे एक बात से बड़ी राहत मिली कि उसने इस एमएलए के बच्चे को स्कूल में कई बार बेंच पर खड़ा करके बेत से पीटा है। अब भी उसके चूतड़ पर बेत के निशान होंगे। धीरे धीरे स्कूल के दिन उसके सामने से सरक आए। तब कौन जानता था कि यह जंगली आगे चलकर जंग बहादुर यादव एमएलए बन जाएगा। क्लास में सबसे बोदा लड़का यही था। इसे हर रोज मार पीटती थी। कई बार तो इसने लड़कों के चाकू दावत पेंसिलें चुरा ली थी और उसने इसे बेंच पर खड़ा करके बहुत पीटा था। एक बार तो इसने गांधी जी की तस्वीर दूसरे लड़के की किताब से फाड़ ली थी और उस पर पेशाब कर दिया था। फिर तो उसने इसे स्कूल से ही निकाल दिया था। बाद में लोगों के कहने सुनने पर वापस ले लिया था। अब वह बड़ा नेता बन गया है। पता नहीं इस देश में कैसे इतने बड़े बड़े चमत्कार हो जाते। उसे लगता है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए और वह खादी की फटी धोती पकड़े हुए बैठे हैं। शाम को रमेश आया और दोनों आदमी दुकान उठाकर घर ले गए। मुझसे यह नहीं होगा रमेश, पांडे जी थके थके से बोले। क्यों पिताजी। लोग मुझे बहुत छोटी नजर से देख रहे थे आज। मैं लोगों की निगाह नहीं झेल पा रहा था। हाँ पिताजी, भूख से भारी लोगों की निगाहें ही तो होती है ना। तो ठीक है, हम लोगों की निगाहें क्यों झेले, भूख ही झेले। उन दोनों के बीच एक चुप्पी पसर गई। बैठने को तो मैं बैठता, देखता कौन साला मेरा अपमान करता है, लेकिन फिर खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। पांडे जी कुछ नहीं बोले। कुछ मिला बाबूजी। हाँ, 2 रुपए कमाई के और 5 रुपए गुरुदक्षिणा के। गुरुदक्षिणा कैसी। पांडे जी ने यादव की कहानी सुना दी। अरे तो इसमें इतना आहत होने की कौन सी बात है बाबूजी। 100 हम लोगों से खाता है, 5 दे ही गया तो क्या हो गया। पांडे जी ने रमेश को मार खाई हुई दृष्टि से देखा। रमेश हंस रहा था। रात को पांडे जी लेटे तो बड़ी बेचैनी अनुभव कर रहे थे। वे अपने से ही पूछ रहे थे, क्यों भाई आदर्शवादी कांग्रेसी, तपे हुए शिक्षक, नशाखोरी के दुश्मन, तुम्हारी यही परिणति होनी थी। जिन्हें तुमने जीवन भर ज्ञान पिलाया, क्या उन्हें आप चाय पकौड़ी खिलाओगे पिलाओगे। जिनके सामने नशा के विरुद्ध बोलते रहे, उन्हीं के लिए सुरती तोलोगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, यह नहीं होगा। वह कब से सोच रहा था कि काश इस पिछड़े हुए कछार में भी एक सड़क आती। लेकिन सारी की सारी सरकारें तो सोई हुई हैं, इस कछार की ओर से आंखें फेर कर बैठी हुई है। सड़कें तो दुनिया में कितनी हैं, लेकिन अपने जवार में सड़क आने का और उस पर यात्रा करने का सुख कुछ और ही होगा। कितना प्यारा अनुभव होगा नदियों नालों खंदकों खाइयों के ऊपर से भागती सड़क का यात्री होने का। कितनी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन तब उसने कहाँ सोचा था कि सड़क के आने का कोई और मतलब भी हो सकता है। और जब कच्ची सड़क पक्की बनने लगी तो रमेश ने कहा, बाबूजी कच्ची सड़क पक्की बन रही है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अपना एक खेत सड़क के किनारे ही है और उसी के पास बस अड्डा भी बनने वाला है। हम क्यों ना वहाँ कोई दुकान खोल दे। शुरू में चाय की दुकान खोली जाए और कुछ सुरती की गांठें वहाँ रख दी जाए। रास्ता तो चालू है ही, अब सड़क बन रही है, वह और चालू हो जाएगी और बहुत से मजदूर काम पर लगेंगे। अच्छा, देखा जाएगा।
टालने की गरज से पांडे जी ने कहा था। देखा नहीं जाएगा, अभी शायद किसी के दिमाग में यह चीज आई नहीं है, बाद में तो सभी भरभरा कर दुकानें खोल लेंगे। हमें सबसे पहले अपनी दुकान जमा लेनी चाहिए। फिर चुप्पी सी छाई रही दोनों के बीच। इस बुढ़ौती में आपको खेती बाड़ी के काम करने पड़ते हैं, इससे अच्छा होगा कि आप दुकान पर बैठे, आराम से आपके दिन भी कट जाएंगे और 4 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी। क्या कहते हो, अब मैं दुकानदारी करूंगा? वह तैश में उठे थे और उठते ही उनकी सारी धोती फट गई थी। और अब रोज रोज रमेश के विचार उनके दिमाग से टकराने लगे तो एक दिन दुखी मन से स्वीकृति दे ही दी। बनती हुई सड़क के पास वाले खेत में एक झोपड़ी पड़ गई। कुछ सुरती के पत्ते तथा चाय के सामान रख दिए गए। वह आज पहली बार दुकान पर बैठे थे, लेकिन नहीं, वह कल दुकान पर नहीं जाएगा। उसका रोम रोम पश्चाताप से सुलग रहा है। गरीब हुआ तो क्या, इस बुढ़ौती में अपनी आबरू बेचेगा? करवट ली तो धोती फिर पर्र से बोल गई, अब नंगा होकर घर तो रह सकता है, लेकिन क्या दुकान पर भी जाएगा इसी रूप में? सुबह हुई तो रमेश दुकान का सामान लिया हाजिर हो गया। पांडे जी अधनंगे लेटे रहे। बाबूजी, दुकान नहीं जाइएगा? पांडे जी की इच्छा तो हुई कि कह दे नहीं जाऊंगा, लेकिन कह नहीं सके। दर्द भरी आवाज में बोले, नंगा ही जाऊं क्या? सामान नीचे रखते हुए रमेश भारी मन से बोला, अब क्या कहा जाए? कुछ रुपए इकट्ठे हो जाए तो आपके लिए खादी की एक धोती ला दूं। खादी भी कितनी महंगी हो गई है। पांडे जी ने देखा कि रमेश के बच्चे फटे पुराने नेकर पहने उसके सामने से स्कूल चले गए। उन्हें उनके दिल में एक चोट सी लगी। क्या वह इतनी महंगी खादी की धोती पहनकर बच्चों को नंगा रखेंगे? आज तक तो उसने यही किया। उसे क्यों नहीं मालूम हुआ कि खादी खादी में भेद होता है। एक खादी उसकी है, एक यादव जी की। यादव ही खादी पहनने का हकदार है, क्योंकि उसके शरीर पर खादी का विकास हुआ है। और वह खुद, वह नहीं, उसके शरीर पर तो खादी फटती ही चली गई है। रमेश सामान लिए अंदर जा रहा था कि पांडे जी ने उसे पुकारा, रमेश। हाँ बाबूजी। तुम्हारे पास एक के अलावा कोई साबुत धोती और है? हाँ है बाबूजी। लाना तो बेटे। रमेश ने व्यथा, आश्चर्य और प्रसन्नता मिश्रित आंखों से पिता को देखा। पिता ने शर्म से दूसरी ओर मुंह फेर लिया था। और कुछ देर बाद पांडे जी रमेश की धोती पहनकर रमेश के पीछे पीछे दुकान की तरफ चले जा रहे थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सड़क, जिसे लिखा था रामदरश मिश्र जी ने। उम्मीद करती हूँ कि व्यवस्था पर करारा चोट करती हुई इस कहानी ने आपके मन को भी झकझोर दिया होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी पर अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।